देखो करते हैं सोल्व इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज से था हमारा, एज वाले चैप्टर से। ए बी से 2 साल बड़ा है, बी सी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी सी की कुल आयु 27 वर्ष है तो बी की आयु क्या है? बी की आयु निकालनी है हमको। देखो क्या बोला, ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब 3 आदमी हैं, एक तो ए, बी और सी। ए बी से 2 साल बड़ा है, ये जितने साल का है ना उससे 2 साल बड़ा ये है। लेकिन जो बी है ना वो सी से क्या है? 2 गुना है एज में। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। इस तरह से हमारे पास डेटा तो है नहीं, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? x मान लिया मैंने इसको, ठीक है, इसकी एज को। तो b डबल हो जाएगा इसका 2 गुना, तो 2 गुना कितना होगा? 2x हो जाएगा। और a b से कितना बड़ा है? 2 साल। 2 गुना नहीं, 2 साल। तो क्या करना है? 2x प्लस में 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 4x कर दिया तो डबल हो गया, 2 साल बड़ा नहीं हुआ वो, ठीक है। ये तो डबल हो गया ना, 2 साल। मान लिया ये 10 साल का है, 10 ही आएगा शायद इसका आंसर भी, है ना। तो 2 साल बड़ा तो कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अगर 4x कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 2 साल बड़े का मतलब है जितनी इसकी आयु है प्लस में 2, और तीनों की आयु का योग इसने कितना दिया आपको? 27। तो तीनों की आयु को अगर जोड़ दे तो कितना निकलेगा? 27 निकलेगा। 2x 4x और एक 5x प्लस 2 बराबर है 27 के। 2 उधर जाएगा, 5x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। c तो है 5 साल का, b है 10 साल का, और 10 साल प्लस 2 तो a कितने साल का हो गया? 12 साल का। किसकी पूछी है? b की। तो b हमारा कितने साल का हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। यही आपसे पूछा उसने, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसको 4x रख दिया होगा, जो कि गलत है। वो 4x तो इसका मतलब वो डबल हो गया, लेकिन उसने ये बोला है कि सिर्फ 2 साल बड़ा है। डबल हो गया ना 4x, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया क्या? चलें आगे। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल है। यदि 135 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। देखिए उसने बोला कि 2 पेपर हैं, एक तो अंग्रेजी का है और एक किसका है? गणित का है। देखिए ऐसे पुट करेंगे हम इसको। मान लिया ये गणित है और ये अंग्रेजी है आपका, ठीक है। उसने आपको पहले तो बोला कि 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए अगर 80% बच्चे पास हो गए अंग्रेजी में तो फेल कितने हो गए? 20% हो गए ना। और 60% अगर गणित में पास हो गए तो फेल कितने हो गए? 40%। और ये बोलता है कि दोनों में मिला के कितने फेल हुए हैं? 5%। दोनों में कितने? 5। तो जो कॉमन है उसको कहाँ पे रख लेंगे? बीच में। 5% यहाँ पे फेल हुए हैं दोनों में। इसमें देखिए इसको कैसे करते हैं, बीच में कितना? 5% है। ये इसमें इस वाले फेल भी यहाँ पे काउंट हो गए, इस वाले फेल भी काउंट हो गए। यहाँ पे कितने फेल हैं अंग्रेजी में? 20% फेल है ना। अगर 80% पास हैं तो 20% क्या होंगे? फेल होंगे। जो बीच की वैल्यू देता है ना हमको, तो उसी वैल्यू को पुट करना पड़ता है। अब इसने उन दोनों की वैल्यू फेल वाली दी है ना, तो हम क्या करेंगे? फेल को लेंगे, ठीक है। अगर 20% इसमें फेल हो गए, 20 में से 5 यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो कितने बच गए? यहाँ पे 15। और यहाँ पे 40% फेल हुए हैं, तो 40 में से 5 यहाँ पे आ गए, तो कितने बच गए? 35। ये सारे क्या हो गए? फेल हो गए।
ठीक है, तो फेल देखिए कितने होंगे, 35, 15 50 और 5 55, टोटल 55% क्या हो गए आपके, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तीनों को जोड़ दो, फेल की वैल्यू आ जाएगी कितने में से, 100 में से। अगर 100 में से 55% फेल हुए हैं तो फिर पास की वैल्यू कितनी है, 45%। परसेंटेज में तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 45%। और टोटल में उसने बोला कितने पास हुए हैं, 135। ये भी आपके उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। 45 दिया 135 और 2 जीरो उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो इसका मतलब जो है कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 300 छात्र थे। 300 में से फेल कितने हुए, 55% और पास कितने हुए, 45%। ठीक है, आपको जो दोनों की वैल्यू देता है ना, हम उसी को रखते हैं। अगर पास की वैल्यू दे दे तो आप पास पास रख दो, फेल की वैल्यू दे तो फेल फेल की वैल्यू रख दो। उसने आपको बोला कि 5% फेल हो गए दोनों में, मुझे पता है कि अंग्रेजी में 80% पास हुए हैं तो 20 फेल हुए हैं। ठीक है, 20 में से 5 तो यहीं पे आगे ना काउंट हो गए, तो बच गए कितने, 15। ठीक है, ऐसे ही गणित में 60% पास हुए हैं तो फिर फेल कितने हुए हैं, 40। 40 में से 5 यहाँ पे काउंट हो गए तो 35 ये बच गए। और तीनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, तो कितने आ गए, 55% आ गए। 100 में से 55 गया, 45 बच गया, जो कि किसके इक्वल हो गया, 135 के। क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों पास को इक्वल करेंगे, 300 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी निकल के। टोटल कक्षा में जितने छात्र थे ना, वो निकल के आ गए। क्लियर, पीछे चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 864 से भाग देने पर 272 शेष प्राप्त होता है तो इस संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया पहले ही चैप्टर में से है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से चौथा पांचवा क्वेश्चन है या चौथा पांचवा टाइप है। मैंने आपको बताया कि एक संख्या है, ठीक है, और उसको 864 से डिवाइड कर दिया ना तो 272 शेष बचता है। मुझे भागफल नहीं पता कितना है, ठीक है, भागफल नहीं पता ना। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो जो आपको शेष देना उसी को डिवाइड कर दो, जिससे बोलता है ये बोलता है कि इस संख्या को 864 की बजाय 32 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या शेष बचेगा। अब संख्या तो नहीं है ना मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 32 से शेष को ही डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे ये कितने पे चलेगा भाई, 8 पे, पक्का 8 पे चला देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। तो यहां से सोल्व करेंगे 6 और ये कितना बच गया, 1। तो 16 हमारा क्या बच जाएगा, शेष। तो अगर इसी संख्या को मैं 864 की बजाय 32 से डिवाइड करूंगा ना, तो शेष कितना बचेगा, 16 ही बचेगा। ठीक है, या दूसरा तरीका आप ले सकते हो, आप जो है ना, आपके पास भागफल नहीं है ना, आप इसको 1 मान लो भागफल को। 864 आपको पता है कि ये संख्या निकालते हैं, जब भाज्य निकालते हैं तो क्या होता है, भागफल गुणा में भाजक और प्लस में शेष, यही होता है ना आपका। तो हमको पता है कि मेरा भाजक जो है 864 है, भागफल 1 है, शेषफल 272 था। तो 864 एकम 864 प्लस 272, तो इसका मतलब वो संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 4 और 2 6, 7 और 6 13, 8 और 2 10 और 1 11, 1136 है वो संख्या आपकी, हमने ये मान लिया। तो अब ये बोलता है अगर इसी संख्या को मैं डिवाइड करता हूं किससे, 32 से, तो क्या शेष बचेगा, 16 ही शेष बचेगा। इसको डिवाइड करके देखोगे तो आप, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने बताया कि शेष का ही करना है, जो भी करना है। स्क्वायर बोले तब भी शेष का, क्यूब बोले तब भी शेष का, सिंपल बोल दे तब भी शेष का। ठीक है, क्लियर, किस किस का ठीक है ये। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है उसी से है, फर्स्ट चैप्टर से है। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको इकाई का अंक निकालना है भाई। 45 23 की पावर 1632 गुणा में 2 2 2 4 की पावर 1632 गुणा में 32
25 की पावर 1632 में इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इकाई के अंक चाहिए ना, सबसे पहले तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम सिर्फ उसका क्या रखेंगे, इकाई का अंक रखेंगे। तो 3 की पावर 1632 गुणा में 4 की पावर 1632 और गुणा में 5 की पावर 1632, ये बच गया ना। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि अगर आपकी पावर 4 से ज़्यादा है तो उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, और जो शेष बचेगा उसको पावर रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो शेष बचेगा नहीं बचेगा ना, सभी की पावर 1632 है। देखो कट रहा है ना, ये 1632 4 से पूरा कटेगा, तो शेष क्या बचेगा, 0। और अगर शेष 0 बचता है तो पावर क्या रखते हैं हम, 4 रखते हैं, 1 नहीं रखते। अगर आपका शेष 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हम पूरी पावर को उठा के क्या रख देंगे, 4। लेकिन इसमें इतना करना नहीं था हमको। क्यों नहीं करना था, देखिए ये 4 है और ये 5 है। अगर आप 4 और 5 की गुणा करोगे तो पीछे क्या आएगा, 0 आएगा ना। और 0 को आप चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस ये देखना था कि आपके पास 4 है और 5 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 आएगा। और 0 आएगा तो चाहे 0 को कितनी भी बार गुणा करो, किसी से भी गुणा करो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपको। क्लियर, समझ में आया, देखते ही हो जाता 2 सेकंड के अंदर। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। खेत की परिधि क्या है, खेत की परिधि, आयताकार खेत है भाई। देखिए आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, रेक्टेंगल बोलते हैं उसको। ये लंबाई होती है हमारी और ये क्या होती है, चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिधि या परिमाप या परिमिति जो होगी वो होगी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, समझ आया। अब देखिए उसने बोला कि आयताकार खेत है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। ठीक है, लंबाई 3 बोल दी, चौड़ाई 4 बोल दी आपकी। ठीक है, तो देखिए अनुपात है ना, रेशो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया, 3 और 4। ठीक है, आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास अनुपात है, रेशो है, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो टोटल में चेंज हो जाएगा ना। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये कितना हो गया, 3x और 4x। और क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा फिर, देखिए आपके पास लंबाई आ गई 3x, चौड़ाई आ गई 4x, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कितना हो गया, 3 चौके 12x²। और ये इसने दे दिया आपको कि ये कितना है, 300 है। एक और क्षेत्रफल दे रखा है ना, अगर यहाँ से क्षेत्रफल निकाल ले तो 12x² हो गया, और एक क्षेत्रफल आपको दिया है स्टेटमेंट में कि 300 है, तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, एरिया को इक्वल रख दिया। x की वैल्यू 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, x² कितना हो गया, 25, देन x इज इक्वल टू 5। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया निकल के। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये x है, ये भी x है, तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो गई, 15, और चौड़ाई कितनी हो गई, 20। ये हो गई आपकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, परिधि निकालनी है ना। परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों को प्लस कर देंगे। ये कितना हो गया, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 70 वर्ग मीटर। ठीक है, सॉरी 70 मीटर आपकी क्या है, परिधि आ जाएगी निकल के। ठीक है,
आपके पास आयताकार अक्ष एक खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उसने दिया है, ठीक है। हमको पता है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो मैंने उसको x मान लिया और क्षेत्रफल निकाल दिया, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए x मान लेंगे हम यहाँ पे। तो x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गई। उसके बाद परिदीवारे फॉर्मूले पे रख दिया, हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। ये फिर आ गया भाई क्वेश्चन, था ना पिछले टेस्ट में भी। एक बैग में 1, 3 और 5 के अनुपात में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। यदि बैग में राशि का कुल मूल्य कितना है, 1920 रुपये है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? देखिए, आपके पास एक तो 10 रुपये के नोट है, एक 20 रुपये के नोट है, और एक कितने के नोट हैं? 50 रुपये के नोट। ठीक है, किस अनुपात में है? 1, 3 और 5 के अनुपात में। और उसने बोला कि इन सभी नोटों को अगर काउंट करें ना, तो टोटल जो है 1920 रुपये बनते हैं। क्या दे दिया आपको? मूल्य दे दिया, रुपए दे दिए ना। मैंने आपको बताया 2 टाइप से पूछेगा, या तो सिक्के देगा या नोट देगा, नोटों की संख्या, या नोटों का मूल्य देगा। ठीक है, उसने बोल दिया कि सभी नोटों को मिला के 1920 रुपये बनते हैं। तो हम अगर आपको रुपए दिए हैं तो हम सभी को किस में चेंज कर लेंगे? रुपयों में चेंज कर लेंगे ना। देखिए, हमने मान लिया कि ये 1 नोट है, ये 3 नोट है, और ये कितने नोट है? 5 नोट है। देखिए, 10 रुपये का आपके पास 1 नोट है, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए? 10 रुपये हो गए ना उसके। ठीक है, 20 रुपए के आपके पास 3 नोट हैं भाई। 20 रुपए के 3 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? 60 रुपये हो जाएंगे ना। और 50 रुपए के आपके पास कितने नोट हैं? 5 नोट है, तो कितने रुपए हो गए? 250 हो गए ना। समझ में आया? मैंने क्या किया, सभी को रुपयों में चेंज कर दिया। मुझे पता है कि मेरे पास अगर 10 रुपये का 1 नोट है तो 10 रुपये बनते हैं उसके। 20 रुपये के मेरे पास 3 नोट है, तो टोटल कितने रुपये बनेंगे? 60। और 50 रुपये के 5 नोट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 250। तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास टोटल कितने रुपये हो गए? 250, 310 और 10 320। 320 रुपये हो गए ना। ये भी रुपये आपके पास, और 1920 क्या है? ये भी तो रुपये हैं आपके पास। 2 रुपये हो गए ना। ये भी आपके रुपयों की यूनिट है, ये भी रुपयों की यूनिट है। दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। देखिए, 320 को नीचे ले आते हैं, ये कट जाएगा। कितने पे जाएगा? ये 6 पे। तो अगर मैं काट दूं तो इसको 6 पे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक यूनिट हमारी 6 की है। किसके, कौन से नोटों की संख्या पूछी आपसे? 20 के नोटों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 3। एक यूनिट 6 की है, तो 3 यूनिट कितने की हो जाएंगी? तो कितने नोट हैं आपके पास? 20 के 18 नोट है। ठीक है, 10 के निकालते हो आप, तो आपके पास 6 नोट हैं। और अगर आप निकालते हो 50 के, तो आपके पास 30 नोट है। ये आगे निकल के आप किसी के भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पिछले टेस्ट में भी आया था यही क्वेश्चन, सेम टाइप था, बस नंबर अलग थे। ठीक है, और अगले में भी आ सकता है। तो दोबारा से ध्यान से करना है बिल्कुल। चैप्टर जब सोल्व करो और जितने टेस्ट हो चुके हैं उनको करोगे, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें आगे। पीयूष अकेले किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और अरुण अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों को कार्य पूरा करने के 44,000 रुपये मिलते हों, तो पीयूष का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पीयूष का हिस्सा, देखिए भाई, मैंने आपको बताया सबसे पहले जब टाइम एंड वर्क करवाया कि समय का और इफिशियंसी, कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम रुपए मिलेंगे। मैंने बोला कि मजदूरी हमेशा किसके रेशियो में डिवाइड होती है? कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड होती है। बताया था ना।
जो जितना काम करेगा उसको उतने ही रुपए मिलेंगे। तो देखिए पीयूष है और कौन है, अरुण है, ठीक है। ये 8 दिन में पूरा कर सकता है और ये कितने दिन में, 14 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। पीयूष 8 दिन में और अरुण 14 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे रख लो इसको, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बताया था निकाल के। और अरुण कितने दिन में करता है, 14 दिन, ठीक है। टोटल काम देख ले कितना है, कितना हो जाएगा 56। टोटल कितने खेत है भाई, हमने ये मान लिया टोटल कितने खेत है हमारे पास, 56 खेत है। तो ये एक दिन में कितने खेत काट सकता है, 7 खेत। और ये एक दिन में कितने काट सकता है, 4 खेत। ये इनकी काम करने की क्षमता है ना। अगर पी जाएगा, पीयूष जाएगा तो एक दिन में 7 खेत काट के आएगा, और ए जाएगा तो एक दिन में 4 खेत काट के आएगा। दोनों गए काम करके आए, तो एक दिन में दोनों ने मिलके कितने खेत काट दिए, 11 खेत काट दिए ना। और ये आते हैं और मजदूरी मांगते हैं, मैं उनको 44,000 रुपये दे देता हूँ 11 खेतों के। इसका मतलब 11 खेतों के मैंने कितने रुपए दे दिए इनको, 44,000 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब एक खेत कितने रुपए का है, 4,000। एक खेत 4,000 रुपये का कटता है। तो पीयूष ने कितने खेत काटे हैं, 7, और इसने 4। तो इसका मतलब इसको एक खेत के 4,000, तो 7 खेतों के कितने रुपए मिल जाएंगे, 28,000 रुपये। और इसको जो है 16,000। ये हमारी इन दोनों की मजदूरी निकल के आ गई, ठीक है। आप रेशो से भी कर सकते थे इसको सिंपली। पीयूष है, अरुण है, 8:14। पहले रेशो में तोड़ दिया, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। ये तो समय का रेशो है ना, मैंने बताया कैपेसिटी का और समय का रेशो क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये इनकी कैपेसिटी आ गई। आपको पता है कि कैपेसिटी में ही आपकी मजदूरी डिवाइड होती है, 7 और 4 11। 11 में आपका कितना डिवाइड हो जाएगा, 44,000। तो वही आएगा निकल के आपका, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको ऐसे समझाया था, इस कॉन्सेप्ट पे समझाया था ना आपको, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। क्लियर, समझ में आ रहे हैं क्या। अगले टेस्ट में अगर आएंगे तो कर दोगे, अकनी करो। चलो तो आगे देखिए, आगे 15 - 124 - 23 196। ये तो रिसेंटली करवाया था मैंने चैप्टर, है ना, करवाया था ना। मैंने बताया था कि जब भी ये टाइप आएगा इसको हमेशा कहाँ से सोल्व करते हैं, पीछे से सोल्व करते हैं ना, सबसे लास्ट वाले से। मुझे पता है 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। 23 से 14 गया, कितना बच गया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 124 से 3 गया, कितना बच गया, 121। 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 का। 15 से 11 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। और √4 किसके बराबर होता है, ±2 के, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में हो वही लगा दो आप। क्लियर, ये तो इजी था, अभी किया था हमने, थोड़े दिन पहले ही किया था इसको, तो चैप्टर को वर्गमूल और घनमूल जहाँ पे किए थे। नेक्स्ट है √576 भाग में 4 गुणा में 49 + 30 डिवाइडेड बाई 10 - 2 इज इक्वल टू व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पुट किया गया एक, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको तोड़ लेंगे। 576 किस में टूट जाएगा, 24 में, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है। और ये किस में, 7 में। गुणा है, भाग है, तो पहले किसको सोल्व करें, भाग को सोल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 गुणा में 7 प्लस में 3 माइनस में 2, 7 6 42 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो 42 प्लस 1 कितना हो गया, 43। यही हमारा आंसर था, ठीक है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3 से 1/3% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी धनराशि 7,000 रुपये हो जाएगी। 7,000 रुपये बताइए क्या है, मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज है, क्या है बताओ। मिश्र धन है ना। मिश्र धन या टोटल अमाउंट क्या होता है भाई,
मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, क्या बोलते हैं? मिश्रधन। इसने बोल दिया कि मिश्रधन 7,000 रुपये है, मतलब मूलधन को और ब्याज को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब आपके पास न तो ब्याज है नहीं मूलधन है, नहीं है ना, लेकिन आपके पास एक तो दर है और एक समय है। मैंने आपको बताया कि जब साधारण ब्याज हो और समय और दर दे रखी हो तो आप ब्याज निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना, और दर को क्या करते हैं? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा ब्याज। लेकिन ये क्या निकलता है? परसेंटेज में निकलता है, निकलता है ना। तो 3 सही 1/3 मतलब कितना? 10/3 और गुणा में 5 साल है, ठीक है, तो कितना हो गया? 50/3%। आपका क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। और परसेंटेज में मूलधन मैंने बताया कि चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन की वैल्यू क्या होती है? 100% होता है। तो मूलधन अगर यहाँ पे ऐड कर दूं मैं, ब्याज में मूलधन और ऐड कर दूं, कितना? 100%, तो क्या निकल जाएगा? मिश्रधन निकल जाएगा ना, ठीक है। ब्याज मेरे पास है, मैंने मूलधन और जोड़ दिया, मिश्रधन नहीं आ गया निकल के, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? देखिए जोड़ दो। मान लिया यहाँ पे आपने क्या ले लिया? नीचे 1 रख लिया, 3 50 प्लस 300 कितना हो गया? 350/100 और गुणा में 3। 100 किसके नाम का? परसेंट के नाम का, ठीक है। क्या निकल के आ गया? ये आपका मिश्रधन आ गया ना निकल के। 350/3 परसेंट लगा लो या नीचे 100 लगा लो। ये भी मिश्रधन है, ये 7,000 क्या है? ये भी मिश्रधन है। एक बार तो रुपयों में दे दिया, एक बार परसेंटेज में हमने निकाल लिया, दोनों मिश्रधन हो गए। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे। इक्वल रख देंगे तो बराबर है किसके? 7,000 के। 2% के नाम की 0 यहाँ पे आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 छिक्का 30, 7 एकम 7, 1,000 ये 6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? हमने परसेंटेज में मिश्रधन निकाल लिया। जब समय और दर आपके पास है ना तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्याज आ जाएगा आपका, लेकिन वो परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो परसेंटेज में मेरा ब्याज था 50/3%, मूलधन था आपका 100%, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 350/3%, ठीक है, जो कि मिश्रधन है। ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन, दोनों को इक्वल किया, 100% की वैल्यू आ गई आपकी 6,000 रुपये निकल के। तो आपका मूलधन कितना हो गया? 6,000। समझ में आया? किसको नहीं आया बताओ? सभी को आ गया। चले आगे देखो। तो नेक्स्ट देखो भाई, फैन बंद है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को, रुक जाओ रे, देखो एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? 25% होता। देखिए इसने बोला किसी भी चीज़ का लागत मूल्य क्या होता है? 100% होता है ना, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। ये बोलता है कि इसको जो है ना 18% के लाभ पर बेच दिया, बेच देते हैं। 18% के लाभ पर बिकेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 118% हो जाएगा। फिर ये बोलता है कि अगर इसको 25% के लाभ पे बेचा जाता ना, मतलब 25% के लाभ पर बिकता, तब सेलिंग प्राइस कितना होता? 125% होता ना। कब? जब 49 रुपये अधिक होते, ठीक है। इसने बोला कि अगर 49 रुपये अधिक में बेच देता ना तो 18% जो प्रॉफिट हुआ है ना, 18 की बजाय कितना होना था प्रॉफिट? 125 होना था। जब 49 रुपये बढ़े तो परसेंटेज में कितना बढ़ गया? 7% बढ़ गया ना। 118 से कितना हो गया? 125। कब? जब 49 रुपये अधिक में बेच दिया।
तो अगर परसेंटेज में देखें तो आपका जो है कितना बढ़ा 7%, और रुपयों में देखें तो 49 रुपये। ये भी आपकी बढ़ोतरी है, ये भी बढ़ोतरी है, दोनों को इक्वल कर देंगे और गुणा में 100 कर देंगे तो 7 7 49 और कितना आ जाएगा 700 रुपये। इसकी वैल्यू आ गई लागत मूल्य की 100% की, ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के। समझ आया? ठीक है, उसने ये बोल दिया कि 18 की बजाय 25 का लाभ होगा अगर 49 रुपये ज़्यादा में बेच दे तो। इसका मतलब सीधा सीधा इस 7% का रिलेशन किसके साथ है? 49 के साथ है। अगर 49 नहीं बढ़ता तो ये 7 भी नहीं बढ़ता। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों को इक्वल में पुट कर दिया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, अरुण ने 8 घंटे में यात्रा पूरी की। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। इसलिए यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। यात्रा की कुल दूरी निकालनी है। देखो भाई, मैंने आपको बताया जब समय और दूरी वाला चैप्टर आया तो थर्ड क्वेश्चन ये था कि आधी दूरी तो इस स्पीड से तय करी है, आधी दूरी इस स्पीड से तय की है। तो मैंने आपको बताया कि जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से तय करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, 2ab अपॉन a प्लस b। औसत चाल निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर a और b दो स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, गया मैं 100 की रफ्तार से, आया मैं 50 की रफ्तार से, दूरी तो सेम ही तय करी ना। गया अलग चाल थी, आया अलग चाल हो गई, लेकिन डिस्टेंस सेम था। गया भी 300, आया भी 300। या मैं आधा चला जाऊं, आधा कितना 150, 150 100 से चला गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 150 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। बात तो वही होगी ना, सेम डिस्टेंस ही तो होगी ना, दो अलग अलग चालों से तय कर दिए। ऐसे ये बोलता है कि आधी दूरी तो उसने तय करी कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, आधी तय करी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, गुणा में 2ab और a प्लस b, और उसको कितने घंटे लग गए टोटल? 8 घंटे लग गए। यहाँ से तो 1 घंटे की औसत चाल आएगी ना निकल के। आपको तो कितने घंटे की निकालनी है? 8 घंटे की निकालनी है ना। अगर 1 घंटे में यहाँ से जितनी तय करेगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 घंटों की नहीं आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर देते। 24 दूनी 48, 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 384 हमारा क्या हो जाएगा? दूरी आ जाएगी टोटल निकल के, कि वो 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है टोटल। समझ में आया? क्लियर? यही थे आपके क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन थे, इजी थे सारे के सारे। ठीक है, चैप्टर को रिवाइज करो बार बार में। ठीक है, चैप्टर रिवाइज करो, जितने टेस्ट होते हैं उनको रिवीजन करो बार बार में, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।